नमस्कार दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे 2021 का जो पेट एग्ज़ाम हुआ था उसका शिफ्ट 2 का जो जीएस का पेपर था और कुछ हिंदी के क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करेंगे। और आज का जो क्वेश्चन बुकलेट सीरीज है वो क्वेश्चन बुकलेट सीरीज ए है। तो चलिए देर ना करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए। ये 3 व्यक्ति दिए गए, टॉमस रो, फायान और रोहेंस्तांग। ठीक है, ये किस क्रम में आए। तो देखिए, जो टॉमस रो था वो आपका आया था 1615 में। ठीक है, 1615 में आया था। इससे पहले आया था आपका कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस आया था 1608 में भारत आया था। और 1609 में मुगल दरबार में गया था। वो एक पत्र लेकर आया था। महारानी जो एलिजाबेथ थी, एलिजाबेथ प्रथम थी, उनके द्वारा लिखा हुआ पत्र था सम्राट अकबर के नाम पे। लेकिन तब तक उन्हें पता नहीं था कि सम्राट अकबर नहीं है, कोई बादशाह कोई और है। तो जहांगीर के दरबार में आया था। दूसरा है फायान। दोस्तों, फायान कब आया था हमारा? फायान आया था आपका गुप्त काल में 399, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। और अगला है होंस्तांग। ये आया था आपका, कब आया था दोस्तों? 630 ईस्वी में आया था, 630 ईस्वी में। और इस समय हर्षवर्धन का शासन था उत्तरी भारत में। ठीक है, तो लगा लेंगे किस क्रम में आए। पहला कौन आया? फायान, मतलब 2 आया, फिर 3 आया, फिर 1 आया। तो सी हमारा सही उत्तर है। अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ? दोस्तों, पहला युद्ध हुआ था आपका प्लासी का युद्ध, दूसरा हुआ था बक्सर का युद्ध। तो सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ। और इस युद्ध में जो अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था वो कौन कर रहा था? लॉर्ड क्लाइव कर रहा था। इसके बाद क्या होता है? सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। फिर मीर जाफ़र के बाद मीर जाफ़र को भी हटा दिया जाता है कुछ समय बाद। इसके बाद बनाया जाता है आपका किसको? मीर कासिम को नवाब। तो अगला जो युद्ध होता है 64 में, 1764 में, वो होता है बक्सर का युद्ध। बक्सर कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। और यहाँ पर जो कैप्टन मुनरो था, हेक्टर मुनरो, अंग्रेज़ों का जो कप्तान था, उसने हरा दिया था मुगलों की सेना को और अवध की सेना को, और साथ ही साथ जो बंगाल की तीनों सेनाओं को अंग्रेज़ों ने यहाँ पर हरा दिया था। और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। इसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, जिससे अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल जाती है। अब तीसरे विकल्प पे बात कर ले। बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? बांडीवास का युद्ध हुआ था आपका 1860 में। ठीक है, किसके बीच? फ्रेंच और अंग्रेजों के बीच में। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? ठीक है, तो हड़प नीति का कट्टर समर्थक हमारा लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी जो था डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स का समर्थक था। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या शुरू किया था? सहायक संधि शुरू की थी। लॉर्ड मिंटो के टाइम पे क्या हुआ था? लॉर्ड मिंटो के टाइम पे क्या हुआ था? आपका संधि हुई थी सिखों के साथ। ठीक है, अमृतसर की संधि हुई थी। लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम क्या हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम आपका हुआ था नेपाल का युद्ध हुआ था। और आपका 1816 में सगौली की संधि हुई थी, जिसके द्वारा जो उत्तराखंड का क्षेत्र है, जो उत्तरांचल प्रदेश है, वो अंग्रेजों को मिल गया था। अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो इसका उत्तर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ठीक है, सेनापति नहीं थे, नाटककार भी नहीं थे, ये क्या थे? चिकित्सक थे। ठीक है, अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन है? तो इसके लेखक मेगस्थनीज है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। छठा प्रश्न क्या है? साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? तो साइमन कमीशन आया था 1928 में। दोस्तों, 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, ठीक है, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था, उसमें एक प्रावधान किया गया था कि भारत में जो भी संवैधानिक सुधार हो रहे हैं उनकी समीक्षा के लिए कमीशन का गठन किया जाएगा प्रत्येक वर्ष के बाद। लेकिन ये जो कमीशन था 2 वर्ष पहले ही 1927 में गठित कर दिया गया था, और ये आया था 1928 में। और इसमें सभी जो सदस्य थे वो सारे गोरे थे, इसलिए साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसी समय लाला लाजपत राय जी की हत्या कर दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा लाठी मारकर।
अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? तो ये हमारा उत्तर है लाहौर अधिवेशन में। कहाँ पारित किया गया दोस्तों? लाहौर अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया। बम्बई अधिवेशन की बात कर लेते हैं या कराची अधिवेशन की बात कर लेते हैं, तो इनको आप देख लीजिएगा। बम्बई अधिवेशन कहाँ कितनी बार हुआ बम्बई में, कराची में क्या हुआ? दोस्तों कराची में अधिवेशन हुआ था 1931 में और इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यह अधिवेशन विशेष अधिवेशन था और ये अधिवेशन गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए आयोजित किया गया था कि कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस कार्यकारिणी की तरफ से निर्णय किया जाए कि गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। निम्न का मिलान कीजिए। तो इंडियन नेशनल आर्मी कौन हो गए? सुभाष चंद्र बोस जुड़े हुए थे। ठीक है, गदर पार्टी लाला हरदयाल, मित्र मेला बीडी सावरकर, होम रूल लीग एनी बेसेंट। तो हमारा पहले का क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, तो पहले का 2, बाकी कट जाएंगे विकल्प, तो हमारा बी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? दोस्तों किसने विरोध किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने विरोध किया धार्मिक कारणों से कि मुसलमान और हिंदू को धार्मिक रूप से एक किया जाता है, यानी कि धर्म को राजनीति में शामिल किया जाता है, जबकि महात्मा गांधी जी थे वो खिलाफत के समर्थन में थे। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा डी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। काकोरी षड्यंत्र केस था जिसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था। दोस्तों जो काकोरी षड्यंत्र केस है इसको अब क्या कर दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा? काकोरी रेल एक्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। ज्योग्राफी का प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो ये हमारा बना है कृष्णा नदी पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। माउंटेन एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? तो प्रथम बार चढ़ाई की गई थी दोस्तों 1953 में। और किसने चढ़ाई की थी दोस्तों? किसने चढ़ाई की थी? तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी, 2 लोगों ने, एक महिला थी एक पुरुष थे, इन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। ठीक है, उस समय प्रथम बार। और इन्हीं की याद में भारत सरकार ने एक डाक टिकट भी जारी किया था। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। याद रखिएगा, विश्व की सबसे लंबी चोटी है और ये कहाँ पड़ती है? नेपाल में। कहाँ है दोस्तों? नेपाल में। और नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा। ठीक है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं? चोमोलुंगमा। ठीक है, तिब्बती लोग इसको चोमोलुंगमा बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो ये हो गया हमारा विकल्प सी, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है। ये पक्षी अभ्यारण्य भी है और राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है, यहाँ से साइबेरिया से पक्षी काफ़ी माइग्रेट करते हैं, तो इसलिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है? तो भिलाई कहाँ पे है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में है आपका। और डल्ली राजहरा जो अयस्क क्षेत्र है जहाँ पे माइनिंग होती है वो इसका स्रोत है, लौह अयस्क यहाँ से मिलता है। और जो लौह अयस्क का जो निर्यात है वो जापान को जाता है, यहाँ मैक्सिमम जापान को। कहाँ से? विशाखापट्टनम बंदरगाह से होकर भेजा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो दोस्तों पहला, दूसरा और तीसरा सही नहीं है, जबकि चौथा सही है हमारा। नाथुला, जेलेपला ये कहाँ पे? सिक्किम है। बाकी जो दिए गए हैं ये कहीं ना कहीं अलग अलग है। जैसे लिपुलेख आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, नीति पास भी उत्तराखंड में है। तो ध्यान रखिएगा, ये विकल्प 4 जो है हमारा सही है और इसी के साथ डी हमारा सही उत्तर है। ठीक है,
अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना रहती है? तो बताइए दोस्तों, किसके बढ़ने के फलस्वरूप? ब्याज दर बढ़ जाएगी तो क्या निजी निवेश बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। जो पूंजी है महंगा हो जाएगा, ठीक है, लोग कम ब्याज लेंगे, ऋण कम लेंगे। शेयरों की कीमत बिल्कुल नहीं है, शेयरों की कीमत घटना या बढ़ना भी सही नहीं है। तो नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्तियां जो है हमारा सही उत्तर है, यानी कि एक्सपेक्टेड यील्ड ऑन न्यू कैपिटल, ये हमारा सही उत्तर है, ठीक है। अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? तो डी हमारा सही उत्तर है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ये राष्ट्रीय आय का आकलन करती है। वित्त मंत्रालय क्या करता है? भारत का वित्त मंत्रालय आपका राजकोषीय नीति तैयार करता है। क्या? राजकोषीय, ठीक है, यानी कि बजट तैयार करना। नीति आयोग क्या है? जो विभिन्न योजनाएं हैं उनका समन्वयक है, ठीक है, योजनाएं में, ठीक है। आरबीआई क्या है? आरबीआई हमारी मौद्रिक नीति तैयार करती है और मौद्रिक नीति प्रत्येक 3 माह में आती है, ठीक है, प्रकाशित की जाती है। अभी 2 माह में प्रकाशित होने लगी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो जो हमारा तृतीय क्षेत्रक है वही सेवा क्षेत्रक है। द्वितीय क्षेत्रक क्या है? विनिर्माण, उद्योग वगैरह, वो आ जाएंगे द्वितीय क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आ जाएगा? आपका कृषि आ जाएगा, ठीक है, और आपका आ जाएगा खनन, माइनिंग वगैरह, फिशिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें प्राथमिक में आ जाएंगी। तो भारत में अगला प्रश्न क्या है? 19वां प्रश्न है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे, ये श्वेत क्रांति के जनक थे, ठीक है। जबकि भारत में एम.एस. स्वामीनाथन है, वो क्या है? आपका हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। हरित क्रांति कब हुई थी? 1967-68 में हुई थी। बलवंत राय मेहता कौन है? बलवंत राय मेहता जो है पंचायती राज व्यवस्था के जनक माने जाते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था, इन्होंने क्या किया था? त्रिस्तरीय मॉडल सुझाया था कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके 3 स्तर होने चाहिए, ठीक है। अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो हमारे जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे बीपी नरसिम्हा राव हमारे प्रधानमंत्री थे और अटल बिहारी वाजपेयी उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री उस समय, डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री हुआ करते, ठीक। तो उस समय वाजपेयी जी की सरकार नहीं थी, प्रधानमंत्री थे बीपी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? देखिए, पुलिस व्यवस्था राज्य सूची में है, कानून व्यवस्था भी राज्य सूची का विषय है, जेल का प्रबंधन वो भी राज्य सूची में है, जबकि जो दंड प्रक्रिया संहिता है आईपीसी वो किसके अंतर्गत आती है? संघ सूची में। इस पर संघ ही कानून बना सकता है, यानी कि केंद्र सरकार ही इस पर कानून बना सकती है। अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? अर्धसंघीय संरचना बिल्कुल है, ठीक है। स्वच्छ प्रतिबद्ध न्यायतंत्र ये नहीं है। शक्तियों का वितरण ये भी है। लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता ये है। दोस्तों, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र नहीं है। न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है, ठीक है। क्या है? स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, तो ये हमारा गलत है। तो विशेषता कौन सी नहीं? बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? मौलिक अधिकार आर्थिक न्याय प्रदान करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। मौलिक कर्तव्य भी नहीं करते हैं। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है, ये भारतीयों को क्या करते हैं? आर्थिक न्याय प्रदान करते हैं। दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, ठीक है, राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो ग्राम पंचायतों के गठन संबंधी जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 40 में दिया गया है, ठीक है। तो बी हमारा सही उत्तर है। जबकि 44 में क्या दिया गया? समान नागरिक संहिता। इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, इसमें क्या है? 44 मतलब 44। तो यहाँ पे क्या है? समान नागरिक संहिता, समान नागरिक
संहिता की बात की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 38 में दोस्तों क्या किया गया, अनुच्छेद 38 में क्या किया गया बताइए। अनुच्छेद 38 में बताया गया कि राज्य जो है सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए काम करेगा और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करेगा। अनुच्छेद 38 में 46 में क्या किया गया है, 46 में बोला गया है कि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके हितों का संरक्षण किया जाएगा। ठीक है, कमजोर वर्ग के लोग कौन है, जो गरीब हैं। ठीक है, ST कम्युनिटी के लोग हैं, उनका क्या करेगा, राज्य संरक्षण करेगा। ठीक है, उनके हितों का संरक्षण करेगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था। तो दोस्तों इसका उत्तर हो गया हमारा ए, बलवंत राय मेहता कमेटी जो थी कब बनी थी, 1957 में। ठीक है, इसने रखा था सर्वप्रथम विचार। फिर आती है अशोक मेहता कमेटी, ये कब बनी थी, 1977 में। इसके 20 साल बाद इन्होंने 2 स्तरीय प्रावधान किया था। ठीक है, पंचायती व्यवस्था का 2 स्तरीय प्रावधान किया था। तो उनको ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो हमारा सही उत्तर कौन सा है, ए। ठीक है, अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होगा, जब स्विच बंद होगा या स्विच चालू होगा। तो इसका उत्तर है जब स्विच बंद होगा। देखिए, जब स्विच बंद होगा तभी तो प्रवाह होगा। अगर स्विच खुला हुआ रहेगा तो बिजली का प्रवाह नहीं होगा, प्रवाह टूट जाएगा, सर्किट बनेगा ही नहीं। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए प्लस और माइनस है। ठीक है, प्लस माइनस है, तो जब इनको जोड़ेंगे नहीं तब तक प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, स्विच का प्रवाह नहीं होगा, यानी कि बिजली का प्रवाह सर्किट में नहीं होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। प्रतिरोध की एसआई की इकाई क्या है। तो प्रतिरोध की एसआई इकाई हमारा क्या हो जाएगा, ओम। ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंट की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, ओम है। ठीक है, अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। दोस्तों नींबू का खट्टा स्वाद, तो जल्दी जल्दी बताइएगा। सिट्रिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है, क्या होता है, फार्मिक अम्ल होता है। तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा सिट्रिक। जो भी संतरा है, नींबू है, ठीक है, जो भी नींबू कुल के जो फल हैं उनमें क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, आपका जो एसिटिक एसिड किस में होता है दोस्तों, एसिटिक एसिड हमारा सिरके में होता है, जो सिरका होता है उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, जल्दी से बताइए। ऑक्जेलिक अम्ल आपका टमाटर जो है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और आपका फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, बताइए जरा। फॉर्मिक अम्ल आपका चींटी में पाया जाता है, चींटी में। ठीक है, जो चींटियाँ काटते हैं तो फॉर्मिक अम्ल होता है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न क्या है। अगला, कर्कटजनक रसायन से उत्पन्न होता है कौन सा, हृदय रोग होता है, मधुमेह होता है, कैंसर होता है। तो इसका उत्तर हमारा सी है। जो कर्कटजनक रसायन होते हैं उनसे हमारा क्या होता है, कैंसर होता है। तो किस टाइप के जो कर्कटजनक रसायन होते हैं, यानी कि कार्सिनोजेनिक केमिकल क्या क्या है, जैसे आपका यूवी रेज हो गई, ठीक है, परावैंगनी किरणें हो गई, ठीक है, विनाइल क्लोराइड हो गया, आपका वेल्डिंग का धुआं हो गया, ठीक है, जो वेल्डिंग में काम करते हैं, जो खनन कार्यों में काम करते हैं, लकड़ी का बुरादा हो गया, और एक्सरे और गामा रेज भी आपका क्या है, कार्सिनोजेनिक केमिकल्स हैं, यानी कि कार्सिनोजेनिक तत्व हैं। ठीक है, फिर आते हैं प्रश्न नंबर 30। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है, एंडोडर्मिस कहलाती है, एपिडर्मिस कहलाती है, चर्म कहलाती है। दोस्तों सबसे जो ऊपरी सतह है वो आपका क्या है, क्या हो जाएगा, एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस, और एंडोडर्मिस क्या हो गया, मध्य वाली, ठीक है, मध्य वाली परत हो गई आपका। ठीक है, और जो एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस सबसे अंदर की हो गई, एपिडर्मिस बाहर की हो गई, और डर्मिस आपकी बीच वाली परत जो है त्वचा की वो कहलाती है। तो हमारा उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा उत्तर हमारा। ठीक है, प्रश्न नंबर 36 में बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से तीक्ष्ण का विलोम क्या है। अब ये हिंदी के 5 प्रश्न है। तो तीक्ष्ण मतलब क्या होता है, तेज होता है। ठीक है, इसका विलोम क्या हो जाता है, कुंठित। ठीक है, किसी की बुद्धि तीक्ष्ण है या कुंठित है, तो इसका हो जाएगा कुंठित। ठीक है, गजवदन का पर्यायवाची क्या है, गजवदन मतलब जिसका वदन गज का हो, गज मीन्स हाथी,
तो कौन हो जाएंगे हमारे गणपति बप्पा मौर्य। ठीक है, तो हमारे गणेश जी जो हैं वो क्या हो जाएंगे, गजवदन उनका पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गजवदन हमारे गणपति बप्पा मौर्य हो जाए। और क्या है गणेश जी के पर्यायवाची है बताइए, विनायक भी है गणेश जी का पर्यायवाची, भवानी नंदन, गौरी नंदन यानी देवी गौरी के पुत्र। ठीक है, मूषक वाहक, गजानन। ठीक है, इत्यादि जो है वो गणेश जी के पर्यायवाची है। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 38, कांटों से भरा हुआ बाग के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। ठीक है, तो कंकट, विकीर्ण, कुचैला या कंकटा कीर्ण। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा कंकटा कीर्ण। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। कंकट क्या होता है दोस्तों, ऐसी वस्तु जो लोगों के मार्ग में बाधा उत्पन्न करे, वो कंकट हो गया। विकीर्ण क्या होता है, विकीर्ण मतलब होता है आपका बिखराव। ठीक है, विकीर्ण मतलब क्या हो जाता है, इधर उधर फैला हुआ, छितरा हुआ। ठीक है, जैसे प्रकाश का विकिरण भी होता है, साइंस में पढ़ा हुआ। कुचैला क्या होता है, कुचैला मैला कुचैला। ठीक है, पाप करने वाला या पापी, कुचैला। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारा सही उत्तर। ठीक है, अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो क्या हो गया, उचित निर्णय करना। इसका उत्तर हमारा हो जाएगा उचित निर्णय करना। पक्षपातपूर्ण निर्णय करना बिल्कुल नहीं है, मिलजुल कर रहना बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बहिष्कार, बहिष्कार ऐसे लिखा जाता है, गलत है। बहिष्कार ये भी गलत है, बहिष्कार सी हमारा सही उत्तर है। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। अब ये करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्न हैं दोस्तों, इन पर विचार कर लेते हैं। तो भारत के उस प्रथम राज्य का नाम बताइए क्या है जिसने अपने निवासियों के स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। तो राजस्थान ने अपने निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया गया। ठीक है, सबसे पहला राज्य राजस्थान था। ठीक है, उस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में। दोस्तों ये करंट अफेयर 2021 की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 52 है, आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मास्टर कार्ड। ठीक है, अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा हमारा आयुष मंत्रालय। ठीक है, अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया है। तो उस समय दोस्तों मरियप्पन थंगावेलु को नामित किया गया था। ठीक है, लेकिन इनको चोट लगने के कारण ये पैरालंपिक से बाहर हो गए थे। इसके बाद दोस्तों किसको नामित किया गया था, इसके बाद टेकचंद को नामित किया गया था। ठीक है, टेकचंद, तो टेकचंद ऑप्शन में नहीं था, इसलिए मरियप्पन थंगावेलु ऑप्शन में था, तो यही सही उत्तर है। ठीक है, प्रश्न नंबर 55 क्या है, 21-22 के दूसरे क्वार्टर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की दर क्या है, ब्याज दर क्या है। तो उस समय ब्याज दर जो थी वो 6.7% ब्याज दर थी। ठीक है, अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा, उनका नाम क्या है। तो उनका नाम विद्या बालन था उस समय। ठीक है, विद्या बालन सही उत्तर है। विद्या बालन के नाम पे भारतीय सेना ने अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम रखा था। ठीक है, अगले प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है। ठीक है, कौन सा पासपोर्ट सबसे ऊपर था, तो हमेशा ही जापान का पासपोर्ट ऊपर रहता है। ठीक है, यानी कि पासपोर्ट किसके द्वारा ये लागू किया जाता है, ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स बोलते हैं इसको, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इसकी सूची तैयार करता है। ठीक है, इस सूचकांक को। अगला प्रश्न क्या है, तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता। ठीक है, तो उस समय ये कौन थे, डीएमके। तमिलनाडु में दो प्रमुख पार्टियां हैं, डीएमके है और दूसरा AIADMK। ठीक है, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, और डीएमके मतलब द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। ठीक है, तो इसके जो मुख्यमंत्री थे MK स्टालिन मुख्यमंत्री हैं, और AIADMK किसकी है, जयललिता की पार्टी है, जो अभी इस दुनिया में नहीं है। ठीक है,
प्रश्न नंबर 59 क्या कहता है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश ऊपर था? तो उस समय दोस्तों आइसलैंड जो था वो सबसे ऊपर था। अगला प्रश्न क्या है, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है? तो उस समय दोस्तों तेलंगाना राज्य सरकार जो थी उसने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया था। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो भूटान हमारा सही उत्तर है। ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चक्रवात संबंधी जो जलवायु परिवर्तन है, जलवायु संबंधी घटनाएं हैं वो होती हैं। ठीक है। रियाद किस देश की राजधानी है? रियाद किस देश की राजधानी है? सऊदी अरब की राजधानी है। तो राजधानियों से ध्यान रखिएगा, एक आध क्वेश्चन जरूर पूछेगा और भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनसे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो गोवा जो है हमारा राज्य सबसे छोटा है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? सिक्किम। जनसंख्या की बात करेंगे तो सिक्किम सबसे छोटा राज्य है। ठीक है। और राज्य जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपका कौन सा है? राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान है। और उत्तर प्रदेश आपका फर्स्ट नंबर पे जनसंख्या की दृष्टि से है। तो जनगणना संबंधी प्रश्न जरूर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो 6 वर्ष होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों कब मनाया जाता है? संयुक्त 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। बी हमारा सही उत्तर है, क्योंकि इसी दिन 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 66 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हमारा बी हो जाएगा, द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपका खाद्य और कृषि संगठन कहाँ पे है? रोम में है। ठीक है, रोम में क्या है आपका खाद्य और कृषि संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आपका कहाँ पे? आपका वाशिंगटन में है। मौसम विज्ञान संगठन आपका जेनेवा में है। ठीक है, और विश्व व्यापार संगठन भी आपका जिनेवा में है। तो याद रख लीजिएगा, एक क्वेश्चन जरूर आएगा इनसे संबंधित। अभी मैं आने वाली वीडियो में आपके लिए स्टैटिक जीके और जो करंट अफेयर्स है, यूपी स्पेशल है, वो सारी चीज़ें लेके आऊँगा। बेसिकली जो यूपी SSSC की जो पेड परीक्षा है अक्टूबर में होने वाली है, उसका हम पूरा कोर्स करवाएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे हमेशा बने रहिए और सारी अपडेट मिलती रहेगी आपको। अगला प्रश्न कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 67, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएं स्थित हैं। कहाँ पे स्थित हैं दोस्तों खजुराहो की मूर्तिकलाएं? तो ये है हमारा मध्य प्रदेश, सही उत्तर है। ठीक है। अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पे? वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, खजुराहो की मूर्तिकलाएं कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं, प्रसिद्ध नबकालेवारा उत्सव कहाँ पे होता है? नबकालेवारा उत्सव दोस्तों कहाँ पे होता है? उड़ीसा में होता है। कहाँ पे? उड़ीसा हमारा सही उत्तर है। ठीक है, तो जो प्रसिद्ध उत्सव हैं, त्योहार हैं, उनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है, यानी कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन है, बिल्कुल है। ठीक है, नाइट्रोजन भी बताइए, नाइट्रोजन है क्या? तो दोस्तों नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन ऑलरेडी वातावरण में इतनी मात्रा में उपलब्ध है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड है, CFC भी है, तो नाइट्रोजन हमारा सही उत्तर है। नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, अब अंतिम प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अंतिम प्रश्न हमारा क्या है, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? आपातकालीन स्थिति में विशिष्ट सेवा के लिए, बिल्कुल गलत है। युद्ध में वीरता के लिए नहीं दिए जाते हैं। युद्ध में वीरता के लिए परमवीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र दिए जाते हैं। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, जी हाँ, यही हमारा सही उत्तर है, सी हमारा सही उत्तर है। तो जो अर्जुन पुरस्कार हैं वो किस में दिए जाते हैं? खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए दिए जाते हैं। तो ये रहे हमारे 60 क्वेश्चन, जिसमें 5 हिंदी के क्वेश्चन थे और 55 हमारे GS GK के प्रश्न थे। तो हमने सॉल्व किए। ये प्रश्न आए थे आपके यूपी SSSC पेड परीक्षा 2021 में, जो एग्जाम हुआ था अक्टूबर 2021 में,
उससे संबंधित प्रश्न थे। दोस्तों आने वाला जो एग्ज़ाम है अक्टूबर 2022 में, उसमें जो प्रश्न आएंगे काफ़ी संख्या में प्रश्न यहाँ से फंसने की संभावना है, और प्रश्न अगर नहीं आएंगे इससे तो इससे संबंधित, इससे रिलेटेड प्रश्न जरूर आएंगे। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।